राहुल का जन्म वैसे तो गांव में हुआ था, मगर शहर में पढ़ने की वजह से वो पूरी तरह से मॉडर्न बन चुका था। शाम के समय राहुल अपनी मोटरसाइकिल लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी माँ विमला राहुल से कहती है, अरे राहुल, शाम के समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? माँ तुम तो जानती हो कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। तुम्हारी बहू राधा को लाने जा रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू जानता नहीं कि ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है। इस मौसम में कोई शुभ कार्य नहीं करते। तुम भी ना माँ, आज के मॉडर्न जमाने में अभी भी इन बातों पर विश्वास करती हो? अरे शहर में इन बातों को तो कोई जानता भी नहीं है। कोई जाने या ना जाने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इन बातों को मानती हूँ। तू बहू को पितृपक्ष के महीने के बाद बुला लेना। तुम जानती हो माँ कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम ये भी जानती हो कि मैं इस मामले में तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी बहू को लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर राहुल अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ गया और रात के समय अपनी पत्नी के गांव में पहुंच गया। रात के समय राहुल को देखकर राधा के माता पिता बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या हुआ दामाद जी? इतनी रात में सब कुछ ठीक तो है? अरे सब ठीक है सासू माँ। आप तो मुझे देखकर ऐसे डर गई जैसे कि मैं कोई भूत प्रेत हूँ। अरे नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल 2 दिन बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, इसीलिए मैं राधा को घर ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर राधा के माता पिता बुरी तरह से चौंक पड़े। बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है? हाँ मुझे पता है सासू माँ। यहाँ आते समय मेरी माँ ने भी मुझसे यही बात कही थी, मगर राधा जानती है कि मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ठीक है दामाद जी, राधा आपकी पत्नी है, आपका उस पर पूरा अधिकार है, लेकिन आप अभी अभी आए हैं, कम से कम 1 दिन तो यहाँ पर ठहरिए। अपने ससुर की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए राधा के कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद राहुल खाना खाकर लेटा ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा खीर लेकर घर के बाहर जा रही थी। राधा, ये खीर लेकर बाहर क्यों जा रही हो, वो भी इतनी रात के समय में? हमारे घर के सामने जो कुआं है ना, मैं ये खीर उस कुएं में डालने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? कुएं के अंदर खीर क्यों डाल रही हो? मैंने अपनी माँ को बचपन से पितृपक्ष के महीने में खीर को उस कुएं में डालते हुए देखा है। केवल मैं ही नहीं, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी उस कुएं में खीर को डालते हैं। क्यों भाई, पितृपक्ष के महीने में आखिर तुम्हारे मोहल्ले वालों को कुएं का पानी गंदा करने में क्या मजा आता है? हम सबका मानना है कि उस कुएं के अंदर एक भूत रहता है और हम उस भूत को ही पितृपक्ष के महीने में खीर खिलाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है। इससे पहले क्या अपशकुन हुआ है? मोहल्ले का एक परिवार पितृपक्ष के महीने में उस कुएं के अंदर खीर डालना भूल गया और अगले दिन वो पूरा परिवार अंधा हो गया। लाओ राधा, तुम्हारे कुएं में रहने वाले भूत को इस बार खीर मैं स्वयं खिलाऊंगा। राहुल ने राधा के हाथ से खीर की प्याली ले ली और हंसते हुए सीधे उस रात के समय में कुएं की ओर चला गया और कुएं के अंदर झांकता हुआ बोला, सॉरी भूत भाई, खीर तो मैं लाया हूं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। इतना कहकर राहुल प्याली की सारी खीर खुद पी गया और खाली प्याली कुएं के अंदर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी खीर तो यार मैं खा गया। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज हवा का झोंका राहुल के शरीर से टकराया। राहुल अचानक बुरी तरह से घबरा गया। अचानक राहुल के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे उसकी पत्नी राधा खड़ी थी। तुमने तो मुझे डरा दिया था। मगर राधा ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर राहुल को बड़ा ही अजीब महसूस होने लगा। क्या हुआ? तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रही हो? अचानक राधा की आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं। राधा ने अपनी पूरी ताकत से राहुल को कुएं के अंदर धक्का दे दिया। राहुल चीखता हुआ उस कुएं के अंदर गिर गया।
कुएं के अंदर भयानक सन्नाटा देखकर राहुल के दहशत से रोंगटे खड़े होने लगे। तभी राहुल का कंधा पीछे से किसी ने पकड़ लिया। राहुल ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही भयानक है। राहुल के पीछे एक काला स्याह व्यक्ति अपनी भयानक सफेद पुतलियों से राहुल को घूर रहा था। तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे देखने का, लो जी भर के देख लो। अचानक राहुल को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। अगले ही पल राहुल ने अपने आप को कुएं के बाहर पाया। राहुल धीरे धीरे कदमों से राधा के कमरे में चला गया। अरे क्या हुआ? अचानक से आपका चेहरा क्यों उतर गया? बाहर तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अचानक से मेरा सर भारी होने लगा है राधा, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर राहुल चुपचाप लेट गया। अगले दिन राहुल राधा से कहता है, अपना सामान पैक करो, हम इसी वक्त निकल रहे हैं। तभी वहां पर राधा की मां आकर राहुल से कहती है, दामाद जी, आप शाम को चले जाइएगा। कुछ देर बाद हमारे परिवार के साधु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे मिलकर चले जाना। राहुल अजीब से अंदाज में अपनी सास को देखते हुए कहता है, बकवास बंद करो, मुझे साधु वादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राधा को अभी और इसी समय लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर राहुल राधा से कहता है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बाहर आ जाओ। राहुल तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल राधा को लेकर चला गया। राधा के घर से जाते ही राधा के पिता वहां पर आ गए और अपनी पत्नी की ओर देखकर कहते हैं, दामाद जी इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं, मेरे मन में तो अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। कल रात तक तो दामाद जी सही थे, पर आज सुबह बहुत ही बदले बदले लगे। तभी उन दोनों के कानों में राहुल की चीख टकराई। चीख सुनकर राधा के माता पिता बुरी तरह से घबरा गए। ये क्या हो रहा है? दामाद जी तो अभी अभी मोटरसाइकिल से राधा को लेकर गए हैं, फिर उनकी चीख की आवाज कैसी? दामाद जी की चीख तो कुएं के अंदर से आ रही है। वो दोनों तुरंत कुएं के पास चले गए। जैसे ही उन दोनों ने कुएं के अंदर झांका तो उन दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुएं के अंदर राहुल था। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं अभी रस्सी फेंकता हूं, आप रस्सी पकड़कर बाहर निकल आइएगा। राधा के पिता ने तुरंत कुएं के अंदर रस्सी फेंक दी। राहुल कुएं से बाहर निकलकर बुरी तरह से कांपते हुए अपने सास ससुर की ओर देखकर कहता है, आप नहीं जानते कल रात मेरे साथ क्या हुआ। राधा ने मुझे कुएं के अंदर धक्का दे दिया और उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। कुएं के अंदर मुझे एक बहुत ही भयानक आदमी दिखाई दिया। उसके बाद मुझे चक्कर आ गया और अभी होश आया। होश आते ही मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? अगर आप कुएं के अंदर थे तो फिर वो कौन था जो कल रात राधा के कमरे में सोया था और अभी अभी राधा को लेकर चला गया? ये सुनकर राहुल की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। तभी उन सबके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वो एक प्रेत था जो तुम्हारे दामाद की शक्ल में राधा को लेकर गया। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो राधा को जंगल के तालाब में उल्टा गाड़ देगा, क्योंकि उस प्रेत की हद गांव के तालाब तक की है। राधा के माता पिता ने देखा तो सामने वही साधु खड़े थे जिनका वो इंतजार कर रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है। तुम्हारी बेटी को जो लेकर गया है वो इस कुएं के अंदर रहने वाला भूत है। जरूर उस भूत को किसी ने नाराज किया है। भूत जब नाराज हो जाते हैं तो वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साधु की बात सुनकर राहुल कांपता हुआ साधु को सारी घटना बताने लगा। हमें तुरंत गांव के तालाब के पास पहुंचना होगा। इधर अचानक दूसरे राहुल ने अपनी मोटरसाइकिल तालाब के पास रोक दी। राधा मोटरसाइकिल से उतरते हुए राहुल से कहती है, क्या हुआ? तुमने बाइक यहाँ क्यों रोक दी? तभी राधा के कानों में साधु की आवाज टकराई।
उससे पीछे हट जाओ राधा। वो तुम्हारा पति राहुल नहीं बल्कि एक भूत है। तुम्हारा पति राहुल तो मेरे साथ खड़ा है। राधा ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो चौंक गई। राहुल उसके माता पिता के साथ डरा सहमा खड़ा था। राधा तुरंत डर के मारे बेहोश हो गई और राहुल का हमशक्ल जो कि एक भूत था साधु की ओर घूरता हुआ कहता है, मैं इसकी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यहां से चला जा जहां से तू आया है। नहीं साधु, बरसों से गांव वाले पितृपक्ष के महीने में मुझे खीर चढ़ाकर कुएं से बाहर नहीं आने देते थे, मगर इस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे कुएं से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब मैं दोबारा कुएं में नहीं जाऊंगा। तभी साधु ने अपनी मटकी जो कि वो हाथ में पकड़े हुए था उसे अचानक खोल दी। अगले ही पल राहुल का हमशक्ल भूत काले धुएं में परिवर्तित होकर मटकी के अंदर समा गया। साधु ने तुरंत मटकी बंद कर दी और राहुल की ओर देखकर कहा, हमें मजाक इंसानों के साथ करना चाहिए बच्चे, भूतों के साथ नहीं। खैर, माना कि मैं समय पर आ गया तो तुम्हारी पत्नी जीवित बच गई, नहीं तो ये तेरी पत्नी को भी मार देता और तेरी माँ को भी, और उसके बाद तुझे भी। कुछ ही देर के बाद राहुल की पत्नी को होश आ गया। राहुल अपनी पत्नी को घर ले आया और उस दिन के बाद उसने मजाक उड़ाना बंद कर दिया। अंतिमा नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की अखरपुर नाम के छोटे गांव से बड़े सपने लेकर शहर आई थी एक मॉडल बनने। आज उसका एक स्टूडियो में एक इंटरव्यू था। आप हमें काफी पसंद है। हमारे अगले प्रोजेक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए कि आपको ही मिलेगा। क्या सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, ये तो आपका काम अच्छा है इसीलिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शहर में अंतिमा के कुछ और मॉडल दोस्त बने थे जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। यार मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही खराब गया। तो मेल मॉडल्स का क्या हुआ? क्या ही होना था यार, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे चुके थे तो बस फॉर्मेलिटी हुई इंटरव्यू की। हाँ यार, बस टाइम वेस्ट हुआ। जब मेरा नहीं हुआ तो इस गांव की गवार का कैसे होगा? पहले ये हार मान लेनी थी इसे, पर एटीट्यूड देखो, इंटरव्यू देने चली गई। बस ठीक ही है, इतना भी मत सुनाओ बेचारी को। हाँ तू तो बोलेगा ही ना, तेरी नजर जो ठहरी उस पर। अंतिमा तभी एक बड़ी मुस्कान लिए वहां आती है। अंदाजा लगाओ कि क्या हुआ होगा। ओह डियर, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये रिजेक्शन बहुत हार्ड होता है। तुम रो सकती हो मेरे कंधों पर। हाँ अंतिमा, तुम्हें सख्त बनने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो तुम क्या कह रही हो कि तुम वहाँ सिलेक्ट हो गई जहाँ शीला फेल हो गई है? हाँ, मुझे अगले प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या? तुम गुस्सा क्यों हो शीला? अरे नहीं, वो बस शॉक्ड है, तुम चिंता मत करो। राज को संभाल लो और शांत रहो। राज उसे पसंद है तो थोड़ा सोच समझकर मुंह खोलो। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए तुम्हारी नई कामयाबी के लिए, है ना विकास? शीला? हाँ बिल्कुल, खुशी की बात है, सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ हाँ। तो तय रहा। पर हम चलेंगे कहाँ? मेरा फार्म हाउस है ना, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। चलना कब है? शुभ काम में देरी कैसी, कल तक तुम लड़कियां सब तैयार हो जाओगी तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है। वो सब राज के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर में जाले ही जाले हैं, मानो कोई पुरानी हवेली हो। तो ये है तुम्हारा फार्म हाउस? एक केयर टेकर ही रख लेते। कितनी गंदगी है, इसे साफ करने में तो छुट्टी खत्म हो जाएगी। सॉरी, हम चारों मिलकर काम करेंगे तो शाम तक हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता आराम करेंगे। हाँ ये सही रहेगा। चलो फिर, देरी कैसी? घर की साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं।
पर विकास, राज और शीला घर के बाहर एक दूसरे से मिलने आते हैं। अगर ये ना होती तो आज वो मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मेरा होता और तुम सब इसे यहाँ सेलिब्रेट करने लाए हो, इस गांव की गवार को। शीला, तो थोड़ा सोच कर बोलो जो भी बोलना है। शीला, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ, पर खुद को कंट्रोल करो। मैं अंतिमा को अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान तुम रखोगी। ठीक है, पता नहीं क्या दिखता है तुम्हें इस गवार में। चलो अब चलते हैं। राज, तुम जाओ और हम दूर से ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ विकास, मुझे सपोर्ट करना और बताना कि अच्छा जा रहा है कि नहीं, ठीक है? राज अंतिमा के कमरे के बाहर एक गुलदस्ता अपने पीछे छुपाकर खड़ा था। अंतिमा, अंतिमा, मैं राज, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा समय मिल सकता है? अंतिमा आंख मीचते हुए दरवाजा खोलती है। क्या बात है राज, इस समय कैसे आना हुआ? तुम भले ही सोकर उठी हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता का जवाब नहीं है। वो मुझे कुछ जरूरी बात कहनी थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस समय? बस 5 मिनट का काम है। ठीक है बाबा, आ जाओ। राज पहले हिचकिचाता है और फिर कहता है, वो अंतिमा, मुझे कहना था कि पहले दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या ये बुके लेकर तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, तुम भी राज। मैं समझती हूँ कि मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे माफ करना, मैं पहले ही सगाई कर चुकी हूँ। क्या? और तुमने ये बात अब तक बताई क्यों नहीं हमें? मैं पागलों की तरह इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, क्या यही सुनने के लिए? तभी विकास और शीला कमरे में आ जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था राज, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तुम लोग इस तरह क्यों बात कर रहे हो? और राज, मैं समझती हूँ कि तुम्हें अचानक सुनकर बुरा लगा होगा, पर तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। अंतिमा सही कह रही है राज, तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि ये हो सकता है। आओ अब चलते हैं। और अंतिमा, इस चीज को तुम भूल ही जाना। आखिर हमें तुम्हारे नए काम को सेलिब्रेट जो करना है। विकास सबको वहां से लेकर चला जाता है। ये खंडर तो काफी पुराना लगता है। हाँ, यहाँ कई साल पहले एक हवेली हुआ करती थी। अब यहाँ कोई नहीं आता और लोग इसे भूतिया खंडहर कहते हैं। ओह, मैंने अपने गांव के पास भी खंडर देखा है, पर ये काफी अलग लगता है। राज, तुम इतने शांत क्यों हो? अब भी गुस्सा हो क्या? गुस्सा तो आएगा ही। आखिर मंगनी की बात छुपाकर इसका इस्तेमाल जो किया तुमने आगे बढ़ने के लिए। तुम कुछ भी मत कहो शीला, मैंने राज का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने मेहनत की है अपनी नौकरी के लिए। और राज, मैं तुम्हारी नाराजगी समझती हूँ, पर अब ये नाराजगी छोड़ भी दो। अंतिमा। हाँ राज, बोलो। तुम अब वो मंगनी तोड़ दो। वैसे भी तुम्हें गांव में शादी करके क्या मिलेगा? मेरे पास सब है, अब भी समय है। अपना मन बदल लो अंतिमा। नहीं, ये नहीं हो सकता। और इस तरह लालच देकर तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी लड़की के साथ रहने के लायक नहीं हो। एक छोटे से गांव की गवार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। विकास! इस चेहरे का बड़ा गुमान है ना तुम्हें? ये सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा, फिर मरने के बाद अपनी इस सुंदरता के गुमान के साथ बैठी रहना। नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों ये करने वाले हो। देखो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और कुछ मत करो प्लीज। चुप रहो, तुम्हारी नौकरी की जगह इसके कारण ही गई है। अब चुपचाप ये नजारा देखो। आई बड़ी मुझे ना कहने वाली। शीला इस मंजर को देखने के बाद बहुत डर जाती है और उसकी आवाज एकदम बंद हो जाती है। राज और विकास उसका सर और धड़ अलग करके उसे खंडहर में दफना देते हैं और अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए फार्म हाउस में वापस आ जाते हैं। चलो अब इसका किस्सा खत्म।
अब हम आराम से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। शीला, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हें अब वो नौकरी मिल जाएगी। हाँ। ये झूठी हंसी मेरे सामने नहीं चलेगी शीला। याद रहे, ये बात हमारे अलावा किसी तीसरे को पता चली तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर समझ गई तो सर हिलाओ। शीला डर कर अपना सर हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अंतिमा को जहां दफनाया गया था वहां पर एक प्रचंड रूप वाली राक्षसी बैठी थी। उठो। अभिमान, जलन, अनुचित क्रोध, इन सब भावनाओं ने मिलकर तुम्हारा ये हाल किया है। अब उठो और भावनाओं को जिसने धारण कर तुम्हारा धड़ और सिर अलग किया है, उन सब से अपना प्रतिशोध लो और उन पापियों के सिरों को उनके धड़ से अलग करो। ये मौका है तुम्हारा जो मैंने तुम्हें दिया है। राज, विकास और शीला। अंतिमा राक्षसी की ओर देखती है और वहां से चली जाती है। उस वक्त राज विकास के घर में बैठकर ठहाके लगा रहा था, पर शीला का चेहरा उस घटना की वजह से उतरा हुआ होता है। शीला, अगर तुम पूरे समय ऐसे ही मुंह बनाकर बैठी रहोगी तो फिर ये जश्न किसी काम का नहीं है। राज, थोड़ा समय दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, बस वो घटना दिमाग से जा नहीं रही है, इस वजह से। ठीक है, जैसा करना है वैसा करो। अरे यार, अब ये लाइट की प्रॉब्लम चालू हो गई, कुछ भी दिख नहीं रहा। रुको, मैं टॉर्च ढूंढता हूँ। ठीक है भाई। ये आवाज कैसी? भागो यहाँ से, भागो। पर विकास, भागो, वो मर गया है। राज। कौन? अंतिमा। अंतिमा का भयानक रूप देखकर राज और शीला घर से भाग निकलते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। राज, रुको राज। यही समय मिला था तुम्हें गिरने का, अब मरो यहीं पर, मैं चला यहाँ से। नहीं राज, प्लीज राज, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। राज शीला की एक नहीं सुनता और वहां से अकेला भाग निकलता है। शीला कराहते हुए उठती है और अपने घुटने पर लगी चोट को देखकर रोने लगती है। माँ, पापा। हाँ, अंतिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तुमसे जलती जरूर थी, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे छोड़ दो अंतिमा। मुझे माफ कर देना अंतिमा। राज थककर एक पेड़ पर हाथ रखकर खड़ा होता है और डर की वजह से उसकी सांसें उसके काबू में नहीं आती हैं। हे भगवान, आज बचा ले बस, मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा। ऐसा पाप फिर कभी नहीं करूंगा। अंतिमा, नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत पैसे दूंगा, उनका हरदम ध्यान रखूंगा। वो जो उस गांव में रहकर सोच भी नहीं सकते ना, वैसी जिंदगी दूंगा उन्हें। बस मुझे छोड़ दो। तुम जीवन के लायक नहीं, आखिर तक वही घिनौनी सोच। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुमसे प्यार करता था। हाँ, ऐसा ही था। तुम मुझे नहीं मार सकती। आखिर मैं तुमसे प्यार करता था अंतिमा। तुमने हाँ कर दी होती
तो आज तुम जिंदा होती। अंतिमा राज की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसके गले लग जाती है। देखा कितना आसान था, बस इतना ही करना था तुम्हें। अंतिमा अपने रूप में आकर राज को देखती है और राज इसे देखकर और खुश हो जाता है। तुम्हारा रूप भी ठीक हो गया, बिल्कुल बचपन में जो कहानियां सुनी थी उसी तरह। मैं तुम्हारा राजकुमार माँ, अंतिमा, मुझे माफ करना। कौन है वहाँ? अंतिमा? नहीं, तुम कौन हो? अंतिमा? अंतिमा को तुम पर दया आ गई होगी, पर मैं इतनी दयावान नहीं।